हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नर्सिंग एग्जाम्स मेड सिंपल। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो आप जल्दी से मेरे चैनल पर जाइए, उसको लाइक कीजिए, उसको सब्सक्राइब कीजिए। आप मुझे भूल तो नहीं गए? मैं वही हूँ, मैं हूँ चंचल, नर्सिंग ऑफिसर वीएमएमसी सफदरजंग हॉस्पिटल। आज का हमारा टॉपिक जो है वो इम्यूनिटी है। चलो शुरू करते हैं। यार मुझे ना ऐसा लगता है मैं आप लोगों को ना बहुत ज़्यादा बोर कर देती हूँ, इसीलिए कभी कभी मुझे लगता है कि मैं जल्दी जल्दी खत्म कर दूँ, लेकिन कभी कभी लगता है जल्दी जल्दी करने का फायदा ही क्या अगर आप लोगों को समझ नहीं आएगा तो चलो हम स्टार्ट करते हैं इम्यूनिटी से। ठीक है, रिव्यू फिजियोलॉजी करते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है? एक इम्यून रिस्पॉन्स होता है जो किसी भी माइक्रोब्स की वजह से होने लग जाता है। हमारी बॉडी में ना बहुत सारे बैरियर्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम फर्स्ट लाइन डिफेंस की बात करें हमारी बॉडी में, तो वो हमारे क्या होते हैं? बॉडी सर्फेस बैरियर्स होते हैं। जैसे कि हमारे इंटैक्ट स्किन है, जब तक कि हमारी स्किन इंटैक्ट रहती है तब तक हमें कोई इन्फेक्शन नहीं होता, लेकिन जैसे ही हमारी बॉडी में कोई कट या फिर कोई ब्रेसेस लग जाता है या फिर कोई चोट लग जाती है तो वहां से हमारी बॉडी में बैक्टीरिया एंटर करने लग जाते हैं। उसके अलावा स्किन के बाद हमारे पास म्यूकोसा आती है। हमारे जैसे स्टमक लाइनिंग है, म्यूकोसा सेल होती हैं जो पहले से ही म्यूकस रिलीज करके हमारे जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके अलावा सीलिया होते हैं हमारे इंटेस्टाइन, और जैसे ट्रैकिया है उसके अंदर बहुत सारे सीलिया होते हैं जो हमारी बॉडी को माइक्रोब से बचाते हैं। और बाकी हमारी जो बॉडी है वो म्यूकस सीक्रेट करती रहती है। इसके अलावा हमारे जो एंटी माइक्रोबियल सीक्रेशंस होते हैं, जैसे स्किन के ऊपर ऑयल सीक्रेट होता रहता है, हमारी आइज में टीयर सीक्रेट होते हैं, स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस है, वेजाइना के अंदर वेजाइनल सीक्रेशंस हैं जो पहले ही माइक्रोब्स को क्या करते हैं? मार देते हैं। ठीक है। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं तो हमारे पास इंटरनल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी होते हैं। इंटरनल एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स होते हैं जैसे कि इंटरफेरेंस होते हैं। इंटरफेरेंस जो है हमारी बॉडी में वो कब प्रोड्यूस होते हैं? वायरल अटैक के दौरान प्रोड्यूस होते हैं सेल्स के अंदर। उसके अलावा हमारे पास प्रोपर्डिन फैक्टर पी होता है। ये एक प्रोटीन होता है जो ब्लड में प्रेजेंट होता है, डिस्ट्रॉय करता है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और वायरसेस को। देन हमारे पास लाइसोजाइम्स होते हैं। लाइसोजाइम जो है वो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की वजह से प्रोड्यूस होते हैं हमारी बॉडी में। हमारी बहुत सारी जो सेल्स होती हैं ब्लड के अंदर वो फेगोसाइट्स होते हैं। फेगोसाइट्स का मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया होता है और जो सेल होती है वो सेल उसको धीरे धीरे इनगल्फ करती है, मतलब खा लेती है, उसको अपने अपने अंदर ही ले लेती है। देन वो डिस्ट्रॉय कर देती है उसको। इसमें कौन कौन से सेल आते हैं हमारे पास? मोनोसाइट्स आती है, मैक्रोफेजेस आते हैं। ये वो सेल्स हैं जो इंजेस्ट कर लेती है माइक्रोब्स को। ये रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम के अंदर आती हैं। इसके बाद हमारे आते हैं इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज में हमारे पास क्या होता है? 3 स्टेजेस होते हैं। फर्स्ट स्टेज जो हमारे पास होती है सबसे पहले क्या होता है? जैसे हमारे को इन्फेक्शन वगैरह होता है तो हमारी बॉडी क्या करती है? हिस्टामिन रिलीज करती है। हमारी बॉडी क्या करती है? हिस्टामिन्स रिलीज करती है, केमिकल मीडिएटर्स रिलीज करती है जो क्या होते हैं? जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं, प्रेडिक्टिनिन की फॉर्म में रिलीज होते हैं। ये वस्कुलर डायलेटेशन करते हैं जिससे क्या होगा? कैपिलरी परमेबिलिटी बढ़ जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारी कैपिलरी है या फिर ये हमारी ब्लड वेसल है, कोई भी इन्फेक्शन जरा सा इसमें होता है तो क्या होता है? हमारी बॉडी क्या करती है? प्रोस्टाग्लैंडिन और केमिकल मीडिएटर्स रिलीज कर देती है, जिसकी वजह से क्या होता है? ये वैसो डायलेशन होने, और वैसो डायलेशन के साथ साथ कैपिलरी परमेबिलिटी होती है, तो जितना भी हल्का फ्लूइड होता है वो बाहर निकल आता है, जिससे हमें क्या होता है? साइंस ऑफ इन्फेक्शन देखने को मिलता है, इन्फ्लेमेशन देखने को मिलता है, जैसे कि उस जगह पे पेन होता है, हीट फील, मतलब वो एरिया जो हमारा वार्म फील होता है क्योंकि वहाँ पे वार्म ब्लड आने लग जाता है। रेडनेस हो जाती है, एडिमा हो जाती है क्योंकि जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस में वो लूज होने लग जाता है। फिर हम पहुंचते हैं हमारी सेकंड स्टेज में। सेकंड स्टेज में क्या होता है? एक्सुडेट फॉर्मेशन शुरू हो जाती है, और थर्ड स्टेज हमारा रिपेरेटिव फेजेस में वो रिपेयर हो जाती है। आप लोग ये सोच रहे होंगे ओ माय गॉड ये लड़की कितनी जल्दी जल्दी पढ़ा रही है। ठीक है, नेक्स्ट मूव ऑन कर जाइए, कोई बात नहीं, थोड़ा आराम आराम से पढ़ाती हूँ। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं हम। यहाँ पे क्या हमारे पास स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्सेज आते हैं। जो स्पेसिफिक इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो हमारे पास 2 तरह के होते हैं। ये आप सब कुछ आपने पढ़ा हुआ है, आपको बस हाईलाइट करना है चीज़ों को जो आपके एग्जाम्स के अंदर आती है। फर्स्ट हमारे पास क्या सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी होती है, और दूसरी हमारे पास क्या होती है? ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है। जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है वो विद इन द सेल होती है, और जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होती है ना वो आउटसाइड द सेल होती है। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? इसके अंदर टी लिम्फोसाइट्स आते हैं। टी लिम्फोसाइट्स हमारे कितने तरह के होते हैं? हमारे 3 तरह के टी लिम्फोसाइट्स होते हैं। ठीक है, फर्स्ट हमारे पास क्या होता है? टी हेल्पर सेल्स होती है, दूसरा हमारे पास क्या होता है? टी सप्रेसर सेल्स होती है, और थर्ड हमारे पास क्या होते हैं? टी किलर सेल्स, या फिर हम उनको साइटोटॉक्सिक सेल्स भी बोलते हैं। और ईच सेल जो होती है वो एक डिस्टिंक्ट रोल प्ले करती है, मतलब सबका ना अपना अपना रिस्पॉन्सेज होता है। इसमें क्या होता है? जो मैच्योर टी सेल्स होती है ना वो मार्कर्स कैरी करती हैं अपने ऊपर, जैसे कि CD4 या फिर CD8 के बारे में आपने सुना होगा। जो ये मार्कर्स होते हैं ना, तो कभी कभी जो कुछ इन्फेक्शंस होते हैं ना वो इन्हीं मार्कर सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं। जैसे कि एड्स का जो इन्फेक्शन होता है उसमें CD4 सेल्स जो होती है ना उनके ऊपर अटैक होता है। ठीक है, इसके अलावा चलो चलो आ जाओ कि फंक्शन क्या होता है सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का। ये क्या करती है? हमें हमारी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है वायरल, फंगल, प्रोटोजोआ या फिर स्लो ग्रोइंग बैक्टीरियल इन्फेक्शन से। हिस्टोकम्पैटिबिलिटी ग्राफ्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। ये मतलब जो भी हमारे ग्राफ्ट रिजेक्शन होते हैं ना वो किसकी वजह से होते हैं? टी सेल की वजह से होते हैं। मतलब कि किस वजह से? सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी की वजह से होते हैं। हम जो ट्यूबरकुलिन का टेस्ट करते हैं टीबी के दौरान, जो स्क्रीनिंग होता है हमारे पास, वो भी क्या होता है? टी सेल की वजह से होता है। ये ना आपकी हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस में पूछा जाता है कि कौन सा हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ठीक है, तो आप जब मैं वो पढ़ाऊंगी तो तब मैं आपको वहाँ पे बताऊँ।
देखो ये यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस है, जो टाइप 1 की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है वो एलर्जिक रिएक्शंस होती है, ये इमीडिएट होती हैं। इसमें क्या होता है, आईजीई का रोल होता है, जो मीडिएटर होता है ना वो आईजीई होता है। इसके एग्जांपल जैसे कि एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन है, अस्थमा होता है, एलर्जिक राइनाइटिस है, एंजियोएडिमा है, फूड एलर्जी है। हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2 के रिएक्शंस जो होते हैं वो साइटोटॉक्सिक होते हैं, एंटीबॉडी डिपेंडेंट होते हैं। इसमें आईजीजी और आईजीएम का रोल होता है, जैसे कि एरिथ्रोब्लास्टोसिस फेटालिस है, गुड पोस्चर सिंड्रोम है, ऑटो इम्यून एनीमियाज है, फिर थ्रोम्बोसाइटोपेनिया, सिकल सेल एनीमिया है, ये सारे इसके अंदर आते हैं। थर्ड टाइप की हमारे पास जो हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शंस होती है वो इम्यून कॉम्प्लेक्स बनाती हैं, जैसे कि सिस्टमिक ल्यूपस एरिथेमेटस है, सीरम सिकनेस है, रिएक्टिव आर्थराइटिस है, ये एग्जांपल्स आते हैं एग्जांपल में, वो एग्जाम्स में आते हैं ये एग्जांपल्स। उसके बाद क्या है, इसमें क्या होता है, इसमें एग्रीगेशन हो जाते हैं एंटीजन आईजीजी और आईजीएम का, कॉम्प्लीमेंट प्रोटीन्स भी एक्स्ट्रा ऐड हो जाते हैं। जो टाइप 4 की होते हैं ना वो डिलेड टाइप की हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होती है, इसमें सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी का रोल होता है। इसमें क्या हो, एंटीबॉडी ये ना एंटीबॉडी इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है, टी सेल का रोल होता है इसमें, जैसे कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, ट्यूबरक्लोसिस हो गया जो मैंने भी बताया, और ट्रांसप्लांट रिजेक्शंस जो हो जाते हैं, माइक्रो जो अभी हमने बताया कि ग्राफ्ट रिजेक्शंस हो जाते हैं, वो किसकी वजह से होते हैं, टी सेल की वजह से होता है। इसमें आप देखो मीडिएटर में क्या टी सेल है, मोनोसाइट है, मैक्रोफेजेस है। तो ये हमारे पास ना हाइपर सेंसिटिविटी का चार्ट है, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट हमारे पास जो आ जाता है वो आ जाता है ह्यूमोरल इम्यूनिटी। जो ह्यूमोरल इम्यूनिटी होता है, मैंने पहले आपको बताया कि ये क्या होता है, आउटसाइड द सेल होती है, ठीक है। इसमें किसका रोल होता है, इसमें बी लिम्फोसाइट का रोल होता है। आपने अगर पढ़ा होगा तो हमारे पास दो तरह की इम्यूनिटी जो होती है उसमें दो चीज़ों का रोल होता है, एक टी सेल्स का होता है, एक बी सेल का होता है। जो टी सेल के बारे में मैंने बता दी, तीन तरह की होती है, टी हेल्पर सेल होती है, टी सप्रेसर सेल होती है, टी किलर सेल होती है, ठीक है। जो बी सेल होती है ना हमारी, वो बी सेल क्या बनाती है, बी सेल हमारी एंटीबॉडीज बना के काम करती है, वो प्लाज्मा सेल्स बनाती है और प्लाज्मा सेल्स से एंटीबॉडीज बनाती है, उसके थ्रू ये काम करती है, ठीक है। इसमें अब एंटीजन एंटीबॉडी क्या होता है हमारे पास, जो एंटीजन होता है वो कोई भी सब्सटेंस है या कोई भी एलर्जन है जो स्टिमुलेट करता है बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज का प्रोडक्शन, ठीक है। ये कोई भी फॉरेन पार्टिकल्स हो सकते हैं, फॉरेन प्रोटीन्स हो सकती हैं, मोस्ट प्रोटीन जो क्या होते हैं माइक्रोबियल सेल्स होती है और उनके प्रोडक्ट होते हैं। अब एंटीबॉडी क्या होती है, एंटीबॉडी क्या है, एंटीबॉडी वो इम्यून सब्सटेंस है जो प्रोड्यूस होता है प्लाज्मा सेल्स के थ्रू, जब हमारी बॉडी में कोई भी क्या आ जाए, फॉरेन प्रोटीन्स या फिर कोई एंटीजन एंटर कर जाता है। तो हमारे पास जो जी एंटीबॉडीज होते हैं ना वो ग्लोबुलिन की फॉर्म होती है, गामा ग्लोबुलिन की फॉर्म में, जैसे मेनली इसलिए हम क्या बोलते हैं, इनको इम्यूनोग्लोबुलिन बोलते हैं। हमारे पास कितने तरह के होते हैं, 5 तरह के होते हैं। आपको सब कुछ पता है, आपको बस ना पॉलिश करना है जल्दी जल्दी से, ठीक है। टाइप्स ऑफ इम्यूनोग्लोबिन की बात कर रहे थे हम, तो हमारे पास सबसे पहले कौन सा होता है, इम्यूनोग्लोबिन एम होता है। इम्यूनोग्लोबिन एम जो होता है हमारे पास फर्स्ट एंटीबॉडी डिटेक्ट की जाती है, मतलब कि हमारी बॉडी में अगर कोई भी इन्फेक्शन हो जाता है तो सबसे पहली जो एंटीबॉडी हमारे पास मिलती है वो आईजीएम होती है। अगर किसी की बॉडी में आईजीएम मिल रहा है तो इसका क्या मतलब है कि उसको रिसेंट इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, कोई भी ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया की वजह से। उसके बाद हमारे पास जो सेकंड इम्यूनिटी है वो आईजीजी है, और ये पता है आईजीएम जो है वो 15% टोटल एंटीबॉडीज का पार्ट बनाता है, और ये ना लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। इसका क्या होता है, इसका स्ट्रक्चर जो होता है ना पेंटामर होता है, ठीक है। कैसा होता है इसका स्ट्रक्चर, पेंटामर स्ट्रक्चर होता है, और ये लार्जेस्ट एंटीबॉडी होती है। तो ये आप याद रख लेना स्पेशल इस एंटीबॉडी के बारे में। नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट हमारे पास क्या होता है, आईजीजी होता है। इम्यूनोग्लोबिन जी जो होता है वो 75% टोटल इम्यूनोग्लोबिन का बनाता है, और आईजीएम के बाद जो नेक्स्ट एंटीबॉडी बनती है हमारी बॉडी में वो आईजीजी बनती है। अगर किसी की बॉडी में हम जब टेस्ट करते हैं तो हमें आईजीजी अगर बहुत ज़्यादा फॉर्म में मिल रहा है, इसका मतलब उसका जो इन्फेक्शन है वो पुराना है, ठीक है, पुराना हो चुका है। अगर आईजीएम मिलता है तो क्या रिसेंट इन्फेक्शन, आईजीजी का मतलब क्या पुराना है, ठीक है। और यही वो एंटीबॉडी होती है जो प्लेसेंटल बैरियर को क्रॉस कर जाती है, मतलब कि जो बच्चा होता है, पेट में बच्चा है और वो प्लेसेंटा के थ्रू ये क्या करते हैं, ये एंटीबॉडी बच्चे के अंदर एंटर कर जाती है। तो इसको हम ना आर्टिफिशियल या फिर वो नेचुरल इम्यूनिटी के अंदर आता है, ये नेचुरल आर्टिफिशियल इम्यूनिटी के अंदर आता है। आईजीए की बात करते हैं, इसमें क्या होता है, ये हमारे जो भी हमारे वो होता है ना सिक्रीशंस होते हैं बॉडी के अंदर, जैसे ब्लड है, म्यूकस है, ह्यूमन मिल्क है, इनके अंदर रिलीज होता है, इंपॉर्टेंट रोल करता है ये फिर रेस्पिरेटरी या फिर वाइटल पैथोजेंस के थ्रू। यही एंटीबॉडी है जो मिल्क में सिक्रीट होती है। तो जब बच्चा जो है वो ब्रेस्ट फीड करता है तो ये एंटीबॉडी माँ से बच्चे के अंदर चली जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो आईजीई है, आईजीई है अभी मैंने आपको पढ़ाया कि किसमें रिस्पॉन्सिबल होती है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 1 के रिएक्शंस में, जो कि इमीडिएट होते हैं। इमीडिएट होते तो ये कैसे होते हैं, ये एलर्जिक होते हैं, ठीक है। तो इसमें किसका रोल होता है, आईजीई का होता है। सबसे पहले जो सेल्स क्या करते हैं, हिस्टामिन रिलीज करते हैं पैरासाइट से बॉडी को बचाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो है, नेक्स्ट और लास्ट हमारे पास जो है वो एंटीबॉडी क्या है, इम्यूनोग्लोबिन डी है, आईजीडी। ये हेल्प करती है टू डिफरेंशिएट बी लिम्फोसाइट्स को। बाकी इसका ज़्यादा इतना काम नहीं होता है, ना ही इतना प्रोडक्शन होता है इसका, ठीक है। तो अब आ जाओ हमारे पास क्लासिफिकेशन ऑफ इम्यूनिटी पे। इम्यूनिटी कितनी तरह की होती है, इम्यूनिटी हमारे पास दो तरह की होती है, एक इननेट इम्यूनिटी होती है दैट इज इनबॉर्न, और सेकंड हमारे पास एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है जो हम अपनी लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। जो इननेट इम्यूनिटी होती है ना वो जेनेटिक फैक्टर्स होते हैं जो नॉर्मली हमारे मदर फादर के अंदर होते हैं, वो हमारी जो बच्चे में ट्रांसफर कर जाते हैं, तो वो इननेट इम्यूनिटी होती है। और जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी होती है वो भी दो तरह की होती है, एक्टिव इम्यूनिटी होती है, पैसिव इम्यूनिटी होती है। जो एक्टिव इम्यूनिटी होती है ना उसमें बॉडी ओन एंटीबॉडीज बनाती है, और जो पैसिव इम्यूनिटी होती है उसमें हम रेडीमेड एंटीबॉडीज डालते हैं पेशेंट
वैक्सीनेशन के अंदर। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो तरह की होती है, नेचुरल हो गई, आर्टिफिशियल इम्यूनिटी होगी। नेचुरल में क्या होता है कि एक्सपोजर टू इन्फेक्शियस एजेंट, मतलब कि कोई भी डिसीज़ है ना वो अपने आप हो जाती है और उससे फिर हमारी बॉडी ना खुद ही रेजिस्टेंट हो जाती है लाइफ लॉन्ग, उसे एंटीबॉडीज बनाकर। जो आर्टिफिशियल में होता है इम्यूनाइजेशन आता है, हम वैक्सीनेशन कराते हैं किसी भी डिसीज से बचने के लिए। सेम पैसिव के अंदर भी दो चीज़ आती है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल इम्यूनिटी। नेचुरल इम्यूनिटी मैटरनल एंटीबॉडीज होता है, जैसे कि मैंने अभी बताया था कि जो आईजीजी है वो हमारा प्लेसेंटा क्रॉस कर जाता है तो माँ से बच्चे की तरफ चला जाएगा, और आईजीए है हमारा जो ब्रेस्ट मिल्क के अंदर सीक्रेट होता है, तो ये भी माँ से बच्चे की तरफ चला जाएगा। ये नेचुरल क्या है, एंटीबॉडीज, पैसिव इम्यूनिटी, क्योंकि इसमें रेडीमेड इम्यूनिटी जा रही है बच्चे के अंदर। आर्टिफिशियल जो होता है हमारे अंदर वो एंटीबॉडीज अदर सोर्स से ली जाती है, जैसे कि स्नेक वेनम बनाते हैं, सीरम्स जो हम बनाते हैं ना वो पैसिव के अंदर आते हैं। ठीक है, तो मैंने बस आपको बता दिया टाइप्स ऑफ इम्यूनिटी में हमारे पास क्या एक्टिव इम्यूनिटी है, जो एंटीबॉडी हमारी सेल हमारी बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस होती है। दो तरह की होता है, नेचुरल इम्यूनिटी और आर्टिफिशियल एक्टिव इम्यूनिटी। नेचुरल जो इम्यूनिटी होती है वो एंटीबॉडी फॉर्म होती है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डिसीज, जो लाइफ लॉन्ग इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, जैसे कि मीजल्स हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, येलो फीवर, स्मॉल पॉक्स कुछ हो गया। आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो होती है उसमें हम वैक्सीनेशन करवाते हैं, वैक्सीनेशन करवा के हम अपनी बॉडी से एंटीबॉडीज बनवाते हैं, और इसका इसका जो हमें ना बूस्टर डोज देने पड़ते हैं, मतलब कि रिवैक्सीनेशन करवाना पड़ता है बार बार एक एंटीबॉडी टाइटर बनाए रखने के लिए। जैसे कि यदि एक्टिव इम्यूनिटी क्या होता है, ये डेवलप होते हैं इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन और वैक्सीनेशन। दो तरह का, नेचुरल और आर्टिफिशियल। इसमें एंटीबॉडी डेवलप होती है नेचुरल के अंदर इन रिस्पॉन्स टू द इन्फेक्शन, और आर्टिफिशियल के अंदर रिस्पॉन्स टू द वैक्सीनेशन होता है। ठीक है, जैसे कि ये कोई डिसीज़ हो गया और ये वैक्सीनेशन हो गया। हमारे पास जो वैक्सीन्स हो गए वो कितनी तरह के होते हैं, तीन तरह के होते हैं। फर्स्ट हमारे पास किल्ड वैक्सीन्स होते हैं। किल्ड वैक्सीन्स वो एंटीजेनिक प्रिपरेशंस होती हैं जिसमें किल्ड माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि परट्यूसिस का वैक्सीन है, टाइफाइड का वैक्सीन है। इसके ऊपर भी एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं कि कौन सा किल्ड वैक्सीन है, तो डीपीटी का वैक्सीन जो हमारे पास क्या है वो किल्ड वैक्सीन है। ठीक है, इसका परट्यूसिस का वैक्सीन जो है। लाइव वैक्सीन हमारे पास जो है वो इसमें एंटीजेनिक प्रिपरेशन होते हैं जिसमें वीकेंड या फिर एटेनुएटेड फॉर्म में माइक्रोब्स होते हैं। ठीक है, मतलब कि ये जो वैक्सीन होते हैं ना मोर एंटीजेनिक होते हैं देन किल्ड वैक्सीन, जैसे कि ओरल पोलियोमाइलाइटिस की वैक्सीन है, मीजल की वैक्सीन है, ये हमारे पास लाइव वैक्सीन है। देन तो हमारे पास टॉक्सोइड होते हैं। टॉक्सोइड जो होते हैं इनएक्टिवेटेड बैक्टीरियल टॉक्सिन्स होता है, जैसे कि टेटनस का टॉक्सिन है या फिर डिप्थीरिया का टॉक्सिन है। वैक्सीनेशंस की बात करें तो ये भी बता देते वैक्सीन होती क्या है। वैक्सीन की डेफिनेशन क्या है, ये एक डिसीज एंटीजन होता है दैट स्टिमुलेट द बॉडी टू प्रोड्यूस एन एंटीबॉडी रिएक्शन बट इट इज नॉट स्ट्रॉन्ग टू प्रोड्यूस द डिसीज हार्मफुल इफेक्ट्स। मतलब कि वैक्सीनेशन में हमें क्या छोटा सा अमाउंट माइक्रोब्स का डालना पड़ता है जिससे हमारी बॉडी की खुद ही एंटीबॉडी बना लेती है, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता कि ये डिसीज ही प्रोड्यूस कर दे। ठीक है, ये एक बायोलॉजिकल प्रिपरेशन होती है जो इंप्रूव करता है किसी भी इंसान की इम्यूनिटी को किसी भी पर्टिकुलर डिसीज को लेकर। वैक्सीन हमारे पास दो तरह की होती है, प्रोफाइलेक्टिक होती है, थेरापेटिक होती है। प्रोफाइलेक्टिक होती है वो फ्यूचर इन्फेक्शन से बताती है, फिर वाइल्ड पैथोजन से बचाती है। थेरापेटिक जो होता है जैसे कि हम किसी डिसीज को लेकर या फिर उसके मतलब क्योर के लिए हम वो जो वैक्सीन दे रहे हैं, जैसे कि वैक्सीन थ्रू अगेंस्ट कैंसर जो देते हैं। इंडिया में जो बच्चों को वैक्सीन वैक्सीन वो मतलब वैक्सीनेशन दिया जाता है उसके लिए कौन सा फॉलो होता है, ये मिशन इंद्रधनुष फॉलो होता है। ठीक है, इसमें क्या है, वैक्सीनेशन का शेड्यूल क्या है, ये हमारे पास वैक्सीनेशन का शेड्यूल है, आपने पढ़ा ही होगा पहले से। एट बर्थ में हमें कौन कौन से वैक्सीनेशन दिए जाते हैं, बीसीजी दिया जाता है, हेपेटाइटिस बी दिया जाता है, और ओपीवी का फर्स्ट जीरो डोज दिया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पेंटावेलेंट के वैक्सीन होते हैं। पेंटावेलेंट में क्या होता है, तीन चीज़ें होती है, एक तो डीपीटी होता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस और टेटनस। हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा होता है। इसके अलावा क्या होता है, ओपीवी दिया जाता है। तो पेंटावेलेंट होते हैं इसके अंदर। फिर ये कब दिया जाता है, ये 2.5 महीने पे ये हमें 1.5 महीने पर, 2.5 महीने पर, 3.5 महीने पर देना पड़ता है। मतलब कि 6 वीक्स पे हम देते हैं पेंटावेलेंट, ओपीवी देते हैं, और 10 वीक्स पे हम क्या देते हैं, फिर पेंटावेलेंट का सेकंड डोज देते हैं, ओपीवी का सेकंड डोज देते हैं, और 14 वीक्स पे हम फिर से पेंटावेलेंट का थर्ड डोज, ओपीवी का थर्ड डोज, और आईपीवी भी दिया जाता है। आईपीवी जो है वो 6 वीक्स और 14 वीक्स के पे ही दिया जाता है, जो कि क्या है, इनएक्टिवेटेड क्या है, पोलियो की वैक्सीन है। 9 मंथ में मीजल्स का फर्स्ट डोज दिया जाता है और विटामिन ए पिलाया जाता है बच्चों में। 15 to 18 मंथ में देन विटामिन का डोज पिलाया जाता है, और 16 to 24 मंथ पे एमएमआर का डोज दिया जाता है। ये वैसे 12 मंथ पे भी एमएमआर का डोज दिया जाता है, और डीपीटी का फर्स्ट बूस्टर देते हैं, और ओपीवी का फर्स्ट बूस्टर देते हैं। 2 ईयर्स पे टाइफाइड का वैक्सीनेशन देते हैं। 5 ईयर्स पे क्या करते हैं, हम डीपीटी का सेकंड बूस्टर देते हैं, और ओपीवी का भी सेकंड बूस्टर देते हैं, और विटामिन ए पिलाया जाता है। 10 ईयर्स पे टीटी का फर्स्ट वैक्सीन दिया जाता है, और 16 ईयर्स पे टीटी का सेकंड वैक्सीन दिया जाता है। टीटी का मतलब होता है टेटनस टॉक्सॉइड। ये हमारा इम्यूनेशन शेड्यूल था। इसके बाद आ जाओ, इसके बाद हमारे पास क्या है, पैसिव इम्यूनिटी है। पैसिव इम्यूनिटी भी हमारे पास क्या होती है, शॉर्ट टर्म इम्यूनिटी होती है। इसमें क्या है, हम डायरेक्ट रेडीमेड इम्यूनिटी प्रोवाइड करते हैं। इसमें हमारे पास दो तरह का होता है, नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होता है, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी होता है। जो नेचुरल पैसिव इम्यूनिटी होता है उसमें हम क्या करते हैं, परफॉर्म्ड एंटीबॉडीज डालते हैं जिसकी मदर से प्लेसेंटा के थ्रू जाता है, जैसे कि मैंने पहले भी बताया आईजीजी एंटीबॉडी होते हैं, या फिर कोलेस्ट्रॉम के थ्रू जाता है नियोनेट्स के अंदर, तो कौन सा होता है, आईजीए एंटीबॉडी होता है। ये वाले क्वेश्चन पूछ लेते हैं।
ठीक है। बी हमारे पास क्या, आर्टिफिशियल पैसिव इम्यूनिटी है, इसमें क्या इंजेक्शन ऑफ एंटीसीरा दिए जाते हैं जो कि इम्यूनाइज्ड एनिमल्स या फिर ह्यूमन से लिए जाते हैं। ये इमीडिएट प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है, जैसे कि डिप्थीरिया का एंटीटॉक्सिन है, टेटनस का एंटीटॉक्सिन है। ठीक है, ये देखिए पैसिव इम्यूनिटी के अंदर ये डेवलप होती है आफ्टर यू रिसीव एंटीबॉडीज फ्रॉम समवन और समवेयर एल्स। ये भी दो तरह की होती है, नेचुरल और आर्टिफिशियल है। नेचुरल में क्या एंटीबॉडी रिसीव की जाती है फ्रॉम मदर, जैसे कि ब्रेस्ट मिल्क के थ्रू या फिर प्लेसेंटा के थ्रू, और आर्टिफिशियल जो होती है उसमें रिसीव की जाती है फ्रॉम अ मेडिसिन, जैसे कि गामा ग्लोबुलिन इंजेक्शन होते हैं, फिर इन्फ्यूजन होते हैं। ठीक है, ये ऐसे पिक्चर दिया हुआ है। ठीक है, तो बस यहाँ पर हमारा इम्यूनिटी खत्म होने वाला है। हमारे पास क्या है, लास्ट चीज़ हमारे पास है वो है हियर्ड इम्यूनिटी। हियर्ड इम्यूनिटी क्या होता है, हमारे पास जो लार्जर पॉपुलेशन होता है ना, उसको किसी भी डिसीज के लिए रेजिस्टेंस बनाना होता है। ठीक है, उसको हम बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। जैसे कि यहाँ पे पहली पिक्चर दी हुई है, इसमें जो रेड कलर में मार्क किए हुए हैं ना, ये इम्यूनाइज्ड नहीं है लेकिन कॉन्टेजियस डिसीज वाले पेशेंट है। बाकी जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो इम्यूनाइज नहीं है लेकिन हेल्दी पॉपुलेशन है। अगर ऐसी ऐसी पॉपुलेशन में किसी को भी इम्यूनाइज नहीं किया जाता है तो ये कॉन्टेजियस डिसीज जो है वो स्प्रेड कर जाएगी थ्रू आउट द पॉपुलेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो पिक्चर है, इस पिक्चर में क्या है, हमने थोड़े से लोगों को ना इम्यूनाइज कर दिया, जैसे कि येलो कलर में आपको दिख रहा है, और जो रेड कलर का है ना वो वही सिक पीपल है, नॉट इम्यूनाइज्ड, और जो ब्लू कलर के लोग हैं वो सारे नॉट इम्यूनाइज्ड वाले हैं पर हेल्दी पीपल हैं। इसमें क्या होगा कि सम ऑफ द पर्सन है वो क्या होंगे, इम्यूनाइज्ड हो गए हैं, तो जो येलो कलर वाले पर्सन है उनको वो डिसीज़ नहीं होगी। बाकी जो ब्लू कलर वाले हमारे पास नॉट इम्यूनाइज थे उनको वो सारी डिसीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास जो है, अगर हमने बहुत सारे लोगों को इम्यूनाइज कर दिया तो उसमें क्या होगा, जो डिसीज़ है वो बहुत सारे लोगों को नहीं होगी, मतलब एक दो लोगों को ही होगी जो हमारे इम्यूनाइज नहीं होगा। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, हेयर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। कि अगर हम सारे लोगों को इम्यूनाइज कर देंगे या फिर किसी भी चीज़ के थ्रू सारे लोग इम्यूनाइज हो जाते हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, हियर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। जैसे कि हियर्ड इम्यूनिटी के लिए अंदर क्या आता है, हियर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है जैसे कि मीजल का वैक्सीनेशन हो गया, या फिर पोलियोमाइलाइटिस होता है। पोलियोमाइलाइटिस में क्या होता है कि इसका जो रूट होता है ना वो फीको ओरल रूट होता है। तो अगर एक ऐसी पॉपुलेशन होती है जहाँ पे जो फीसेस और यूरिन होता है ना वो लोग खुले में पास कर देते हैं, तो इससे क्या होता है कि फीको ओरल रूट होता है, तो ये जो वायरस है वो धीरे धीरे सबके अंदर क्या करता है, एंटर कर जाता है। तो ये सबके अंदर थोड़ी 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 क्या करता है, इम्यूनिटी प्रोड्यूस कर देता है। तो इसको भी हम क्या मान सकते हैं, हियर्ड इम्यूनिटी के अंदर डाल सकते हैं। इसके अलावा क्या है, जो हम वैक्सीनेशन करवा देते हैं, अगर हम पूरी पॉपुलेशन को, जैसे हम क्या करते हैं, ओरल पोलियो पिलाते हैं हम जो बच्चों को पिलाते हैं 0 to 5 years के बच्चों को, कि नॉर्मली जो हमारा शेड्यूल है इम्यूनाइजेशन का उसके अंदर हमने बच्चों को पोलियो का वैक्सीनेशन करवा दिया। लेकिन इसके अलावा भी हम क्या करते हैं कि एक भी बच्चा छूट ना जाए, इसलिए हम उनको घर घर जाके भी एवरी संडे, जैसे आपने देखा होगा कि पोलियो संडे मनाते हैं, पोलियो डे मनाते हैं, पोलियो पिलाते हैं। ये भी हमारे का हेयर्ड इम्यूनिटी के अंदर आता है कि हम सबको क्या है, सारी कम्युनिटी को इम्यूनाइज करना चाहते हैं, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हेयर्ड इम्यूनिटी बोलते हैं। तो इसी के साथ मैं अपना ये टॉपिक खत्म करती हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ते रहिए, पढ़ाते रहिए, ध्यान से पढ़िए। ठीक है, लॉकडाउन में बाहर नहीं निकलना है। और मेरी वीडियोस को देखने के लिए लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।